ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल बिच्छू भगवान मेढूसा। आदर्श ब्लू डीकन, क्रो और एक दर्जन अन्य ब्लू डीकन पहाड़ पर उनास के पीछे खड़े थे। उनास के शरीर में आकर्षक वक्र थे। उसका शरीर परिपक्व आकर्षण से भरा हुआ था, आकर्षक होते हुए भी घातक। मास्टर उनास, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? क्रो ने पूछा। बैकअप योजना तैयार रखना इम्पोर्टेंट है, उनास ने अपने पीछे खड़े ब्लू डीकन से कहा। बोलते समय उसने एक अजीब सा ब्लैक मैजिक किया। एक काला ऑरा उसके चारों ओर छाने लगा, मानो वह जीवित हो। वह एक काले ऑरा जल्द ही एक बदसूरत चमगादड़ में बदल गया, जिसके दो मांसल पंख थे। यह एक ट्रक के आकार का था, लेकिन अधिकांश डीमन प्राणियों के विपरीत यह बेहद दुबला पतला था। उसके प्रत्येक जोड़ में एक हड्डी निकली हुई थी, जिसके किनारे नुकीले थे। आदर्श को इसकी सड़ी हुई गंध से तुरंत घृणा हो गई। ऊपर आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम निपटाना है, उनास ने कहा। ब्लू डिकन ने उनास के ऑर्डर की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। वे इस भयानक बदबूदार प्राणी पर कूद पड़े। आदर्श को पता चला कि यह प्राणी ब्लू डिकन्स के बीच फुसफुसाहट से एक तरह का शापित जानवर था। यह एक बेहद शक्तिशाली कमांडर लेवल का प्राणी था। उनास आमतौर पर इसे अपने वाहन के रूप में यूज करती थी। उनास एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसका घोड़ा बेहद बदसूरत था। उन दोनों को एक साथ देखना अजीब तरह से बेमेल था। यह स्पष्ट था कि उनास की खूबसूरत शक्ल के पीछे एक सड़ा हुआ दिल छिपा था। यह बताना असंभव था कि इस प्राणी को बनाने में उसने कितने लोगों की जान और आत्मा ली थी। दांतेदार हड्डियां वाले शापित जानवर अपने पंख फड़फड़ाकर ज़ॉम्बीज़ के सागर के ऊपर उड़ गए। बेहद कम ज़ॉम्बीज़ थे जो उड़ने में सक्षम थे। यहाँ तक कि जो उड़ने में सक्षम थे, उन्हें स्वर्ग के राजा द्वारा जमीन पर घसीटा गया। वह कौन सा प्राणी है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह हमें देख सकता है? ब्लू बैट ने नीचे देखा और देखा कि एक ज़ॉम्बी प्राणी ने अपनी नजरें उठाई और उन्हें ठंडेपन से घूर रहा था। डीमन प्राणी का निचला शरीर बिच्छू जैसा था और वह एक कार्यालय भवन जितना विशाल था। बाकी ज़ॉम्बीज उसके शरीर के नीचे और उसके कई पैरों के बीच से गुजर रहे थे। उसका ऊपरी शरीर तराजू से ढका हुआ था, जो एक क्रूर महिला के शरीर जैसा था। उसके शरीर में बेहद सुंदर वक्रता थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उसके बालों में जहरीले सांपों के बाल थे। 10 मीटर से ज्यादा लंबे कई सौ सांप के बाल बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे और वे उसे देख रहे थे। यह बिच्छू भगवान मेढूसा है, ब्लू बैट ने कहा। मेढूसा प्राचीन पश्चिमी कहानियों का एक प्राणी था। वास्तव में इसकी प्रजाति को केवल पहले ही विलुप्त मान लिया गया था। उनका अस्तित्व चीन के टोटोमबिस्ट जितना ही प्रतीकात्मक था। सभी को आश्चर्य हुआ कि मेढूसा पहले ही गीजा के महान पिरामिड के ज़ॉम्बीज बन चुकी है। वह ज़ॉम्बीज की सेना के बीच एक द्वीप की तरह खड़ी थी, एक दबंग महारानी की तरह। आदर्श ने बिज्जू भगवान मेढूसा की ताकत का अनुमान लगाया। उसका मानना था कि एक बार दीवारों पर पहुंचने के बाद स्वर्ग का राज्य भी उसे रोक नहीं सकता। उन्हें लगता है कि दीवार ज़ॉम्बीज की सेना को रोकने के लिए पर्याप्त है। कितना मजेदार है! गीजा के महान पिरामिड में अभी भी कई अन्य जीव हैं जो बिच्छू भगवान मेढूसा जितने शक्तिशाली है। अन्य ज़ॉम्बीज दीवार के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन बिच्छू भगवान मेढूसा निश्चित रूप से इसे गिरा सकती है, उनास ने घोषणा की। आदर्श सोच रहा था कि क्या सर्पों का काला फिरौन दीवार तक पहुंचकर उसे गिरा सकता है। यह स्पष्ट था कि रूरल लेवल के प्राणियों के बीच ताकत में काफी अंतर था। एक मजबूत रूरल लेवल का प्राणी निश्चित रूप से दीवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि हमें पिरामिड के शासकों को इकट्ठा होने के लिए अभी कुछ समय चाहिए। हमारे पास छोटी दीवार पर बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। इसे एक बेहद बड़ी महिमा माने कि आपको मेरे लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि आप सभी हजारों सालों से खुफू की रक्षा करने वाले सबसे शक्तिशाली ज़ॉम्बीज को देखेंगे, उनास ने कहा। सबसे शक्तिशाली ज़ॉम्बीज? यह क्या है? एक ब्लू डेकन ने पूछा। तुम्हें बेहद जल्द पता चल जाएगा कि यह क्या है। अभी इसे एक जंजीर को बांधकर रखा गया है। हमारा काम इसे मुक्त करना है, उनास ने घोषणा की।
यह शब्द सुनकर आदर्श के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। यह पता चला कि उसने अभी भी शैतान नगरी के लोगों को कम आंका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्नास के पास अभी भी कोई और योजना होगी। ना ही उसे पता था कि अंडरवर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन सा है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो दीवार के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता। आदर्श ने दूर से महान दीवार पर नजर डाली जो ज़ॉम्बीज़ की विशाल सेना को आगे बढ़ने से रोक रही थी। वह चिंता से बच नहीं सका। आहन, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, आदर्श ने बड़बड़ाया। दीवार के लगभग 3 किलोमीटर पीछे सुनहरे पंखों की एक जोड़ी ने अपने पीछे एक धुंधली सी राह छोड़ दी थी, जिससे पंख पहनने वाले और उसकी यात्रा रात के आसमान के नीचे पहाड़ों की श्रृंखला के ठीक ऊपर छिप गई थी। हम यहाँ हैं, विषैन्मु पर्वत पर जादुई फायर बीकन के पीछे। ऐसा लगता है कि समीर भी यहाँ है। आहन ने आसमान से नीचे देखा। उसने फायर पिलर को आसमान में उड़ते हुए देखा और शैतान नगरी के मेंबरों और सैनिकों के बीच भयंकर लड़ाई देखी। शैतान नगरी के पास संख्या बल का लाभ था। आखिरकार उनके मेंबर्स कुछ समय से वहां खड़े थे। ऑर्डर मिलते ही उन्होंने तुरंत कदम उठाया। मैजिक फायर बीकन की रखवाली करने वाले करीब 200 लोग थे। उनमें से ज्यादातर बैटल मैजिशियन थे और बाकी लोग एनफोर्समेंट यूनियन और प्रिवेंटिव कमेटी से थे। उनके सीनियरों ने उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। हंटर यूनियन, मैजिक एसोसिएशन और प्रसिद्ध कुलों की मुख्य सेनाएं पहले ही मुख्य सेना के साथ फेहांग शहर में पीछे हट चुकी थी। केवल जनरल बिनु, पैगंबर और उनके लोगों ने पीछे रहने का फैसला किया। जनरल बिनु और कमांडर होंग को नॉर्थ वैली से खास लगाव था। उनके लोग भी बेहद वफादार थे। करीब 1000 कुलीन सैनिकों ने पीछे रहकर अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया और मैजिक फायर बीकन की रक्षा करने वाली टुकड़ियां बनाई। अन्यथा पैगंबर ने जो कुछ लोग इकट्ठा किए थे वे स्पष्ट रूप से शैतान नगरी के मेंबरों के सामने टिक नहीं पाए। जब वे सभी छिपने से बाहर आए, भले ही आदर्श ने शैतान नगरी में घुसपैठ ना की हो, लेकिन वह अपने डीमन एलिमेंट के साथ प्राचीन किलों में से एक की रक्षा कर सकता था। फिर भी इससे उनके भाग्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वायलेट घोस्ट वहां नीचे है? आहन ने पूछा। वह कहीं है, लेकिन वहां बेहद गंदगी है। मुझे उसे ढूंढने में परेशानी हो रही है, चुटकी ने कहा। वायलेट घोस्ट उसका नेता है। वह संभवतः उनमें सबसे शक्तिशाली है, आहन ने कहा। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसके जैसे व्यक्ति के अपने आदमियों पर को पहले अटैक करने देने की संभावना अधिक होती है। जब तक जरूरी ना हो वह खुद को नहीं दिखाएगा, चुटकी ने कहा। तो फिर हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। चलिए देखते रहते हैं, आहन ने कहा। अब हमें समीर पर भरोसा करना होगा। देखना होगा कि क्या वह वायलेट घोस्ट को छिपने से बाहर निकाल सकता है। औसत ब्लू डिकन्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते, चुटकी ने सहमति जताई। स्कूल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल द प्रोटेक्टर ऑफ शैनमू कीप। आहन। कमांडर समीर, कृपया फेंग हुई के करीब रहे और उसकी रक्षा करे। इस आदमी को मेरे पास छोड़ दे। एनफोर्सर जियांग लिंग ने अपने सामने ब्लू डिकन को घूर कर देखा। ब्लू डिकन बेहद ही क्रूर थे। उसके शापित जानवर ने पहले ही 2 बैटल मैजिशियनों के अंगों को खोदकर निकाल लिया था। वे भयानक मौत मर चुके थे। समीर को बैटल मैजिशियन का बदला लेने के लिए शापित जानवर और मुरझाए हुए चेहरे वाले ब्लू डिकन को मारने की इच्छा थी। जियांगलिन समीर को दुश्मन से भिड़ने नहीं दे सकता था। संभवतः शैनमू कीप की रक्षा करने वाले लोगों में सबसे ताकतवर था। यह स्पष्ट था कि शैतान नगरी ने अभी तक अपनी पूरी ताकत यूज नहीं की थी। अगर उनके पास वास्तव में कोई और योजना होती तो यह उन्हें एक भयानक स्थिति में डाल देता। एनफोर्सर जियांगलिन और मुरझाए चेहरे वाले ब्लू डीकन के बीच लड़ाई छिड़ गई। ब्लू डीकन भी एक एडवांस मैजिशियन था। वह जियांगलिन से थोड़ा कमजोर था, लेकिन जब उसने अपने हिंसा लालसा वाले चापे जानवर के साथ मिलकर काम किया तो जियांगलिन थोड़ा नुकसान में था। तुम नहीं जा पाओगे, जियांगलिन ने अपने दांत भींचले। वो आसमान की ओर देख रहा था। आसमान से एक तेज लहर आई जो हिंसा लालसा वाले शापित जानवर पर बुरी तरह से गिर पड़ी। उस प्राणी के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। जियांगलिन के आकाशीय झरने ने प्राणी की हड्डियां तोड़ दी थी, जिससे वह बेहद कमजोर हो गया। जियांगलिन के अटैक ने हिंसा लालसा शापित जानवर को बुरी तरह से घायल कर दिया,
लेकिन चालाक ब्लू डिकन ने प्राणी की बलि देने की योजना बनाई थी। उसने तुरंत जियांगलिन पर घात लगाकर अटैक किया। जब वो मैजिक कर रहा था, जियांगलिन के पीछे की दीवार से एक तेज हिमखंड निकला और सीधे उसके दिल पर जा लगा। समीर के चारों ओर धूल के छोटे छोटे कण घूम रहे थे। जब उसने जियांगलिन को भयानक स्थिति में देखा तो उसने आखिरकार अपना कदम उठाया। वह एक क्षण की हलचल के साथ ब्लू डिकन के पास आ पहुंचा। उसने एक साथ विंड स्पिल और अर्थ स्पिल का जाप किया। नजदीकी दूरी पर उसकी स्पीड लगभग टेलीपोर्टिंग थी। वह उन स्पिलों का उपयोग करने में एक्सपर्ट था। ब्लू डिकन अपनी हत्याओं में एक और गिनती जोड़ने की खुशी में डूबा हुआ था। उसने अपने बगल में खड़े व्यक्ति को तभी देखा जब बेहद देर हो चुकी थी। विंड विल लेटर, समीर ने जमीन पर पैर पटकते हुए कहा। उसके चारों ओर चक्कर लगा रही आंधी तेजी से हवा की भंवर में बदल गई, जो व्हेल की पूंछ जैसी थी, जिसने ब्लू डिकन को हवा में उछाल दिया। ब्लू डिकन को इस अटैक की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह भूसे की तरह हवा में उड़ गया। वह हवा में तेज गति से घूमते हुए डिफेंस मैजिक करने के लिए संघर्ष कर रहा था। विंड विंग स्लैश, समीर ने एक बार फिर तेज हवाओं का यूज किया। उसकी पीठ पर हवा के पंख सिर्फ बचाव और यात्रा के उद्देश्य से नहीं थे, जैसा कि वे हमेशा से थे। वे अचानक कई सफेद रेखाओं में विभाजित हो गए और ब्लू डिकन के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए एक दूसरे से टकराने लगे। ब्लू डिकन का चेहरा अविश्वास से भर गया था। जब उसका शरीर हवा से नीचे गिरने लगा तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। हवा की स्पीड बेहद तेज थी। उसे केवल तब बेहद ज्यादा दर्द महसूस हुआ जब उसका शरीर कई टुकड़ों में बंट गया। टुकड़ों के साथ खून भी बह रहा था। जियांगलिन, जो ठंडे पसीने में भीगा हुआ था, ब्लू डिकन के अवशेषों को देखकर बेहद हैरान था। वह जानता था कि समीर उनमें से सबसे ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि युवा कैप्टन एक ब्लू डिकन को इतनी आसानी से हरा सकता है, जो उसके जैसा ही एक एडवांस मैजिशियन है। क्या आप ठीक है? समीर ने पूछा। जियांगलिन ने अपने होंठ मोड़ दिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा सीनियर एनफोर्सर एक युवा कैप्टन से कम होगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने समीर के बगल में कुछ हिलता हुआ देखा। यह सिर्फ कुछ महत्वहीन बुलबुले थे, लेकिन वे तेजी से एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। देखो! जियांगलिन को नहीं पता था कि वह क्या था, लेकिन एक वाटर मैजिशियन के रूप में वह जानता था कि वह बेहद खतरनाक है। समीर को पहले तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उससे तब एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में है जब पारदर्शी बुलबुले से एक बर्फीली कील निकली। इतनी कम उम्र में तुम्हारी ताकत काफी प्रभावशाली है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारा अंत आ गया है। वायलेट घोस्ट की आवाज समीर के कानों में गूंज उठी। एक लंबी बर्फीली तलवार समीर की पीठ पर वार कर रही थी। इतनी कम दूरी के कारण समीर को रिएक्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आमतौर पर मैजिशियन को एक मैजिक को पढ़ने में कुछ समय लगता था, क्योंकि इसमें स्टार ऑर्बिट को खींचना और उन्हें एक स्टार पैटर्न बनाने के लिए जोड़ना आदि शामिल था। भले ही एक विचार से एक बेसिक स्पिल डालना संभव था, लेकिन मैजिशियन को अटैक से पहले ही रिएक्ट करने के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ता। यह बताना मुश्किल था कि वायलेट घोस्ट ने समीर को कैसे देखा और वह उसके ध्यान में नहीं आया। वह बोलते समय ही घातक प्रहार कर रहा था। सबसे तेज स्पिल भी अटैक से बचाव करने में सक्षम नहीं होगा, ना ही डिफेंस इक्विपमेंट इतने कम समय में बचाव स्थापित करने में सक्षम होगा। बकवास! समीर मुसीबत में है, आहन ने बेहद ऊपर से चिल्लाते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वायलेट घोस्ट किसी तरकीब से अदृश्य हो सकता है। समीर को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर जो मैजिशियन कहीं से भी प्रकट हो सकता है, वह संभवतः एक शैडो मैजिशियन होता है। वे अपने दुश्मन को अलर्ट किए बिना शैडो के अंदर छिप सकते हैं। फिर भी समीर के करीब कोई शैडो नहीं थी। उसने एक निश्चित सीमा के भीतर डार्क मैजिक की उपस्थिति को भी नोटिस किया होगा। उसे समझ में नहीं आया कि वायलेट घोस्ट उसके इतने करीब कैसे आ सकता है। समीर के चारों ओर चक्कर लगा रहे धूल के कण अचानक उस दिशा में एकत्र हो गए जिस ओर बर्फीली तलवार अटैक कर रही थी और एक ढाल का निर्माण किया। ठीक उसी समय जब बर्फीली तलवार उसके दिल में वार करने वाली थी, जैसे परियों का एक झुंड अपने स्वामी की रक्षा कर रहा हो। बर्फीली तलवार आगे नहीं बढ़ सकी। वायलेट घोस्ट आश्चर्यचकित था। उस आदमी के अर्थ सीड में आत्मरक्षा का पहलू था। वायलेट घोस्ट को पूरा भरोसा था कि समीर को उसकी मौजूदगी का मालूम नहीं था। उसने अपनी मौजूदा स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए इस क्षमता से कई मजबूत दुश्मनों को मार गिराया। यह चाल युवा मैजिशियनों के खिलाफ खास तौर पर कारगर थी, क्योंकि वे बड़े मैजिशियनों की तुलना में कम अलर्ट और अनुभवी थे। वायलेट घोस्ट के पैरों के नीचे की जमीन अचानक कीचड़ से भर गई।
कीचड़ ने वायलेट घोस्ट के पैरों को जकड़ लिया और उसे जमीन पर खींच लिया। वायलेट घोस्ट को देर से एहसास हुआ कि समीर की जागरूकता कितनी शानदार थी। उसने पहले ही अपना डोमेन सेट कर लिया था, 100 मीटर के दायरे में सब कुछ कवर कर लिया, जिससे वायलेट घोस्ट को भागने का कोई मौका नहीं मिला। लानत है! पर भूत बेहद गुस्से में था। वायलेट घोस्ट बेहद गुस्से में था। उसके पास घात लगाने से हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह समीर के दलदल से पीछे हट गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो? समीर को लगा कि वो आदमी शैतान नगरी के मेंबरों का नेतृत्व कर रहा था जो प्राचीन किले पर अटैक कर रहे हैं। उसने निर्णायक रूप से एक विंड ट्रैक बनाया और उसका पीछा किया। वायलेट घोस्ट ने जब समीर को अपने पीछे आते देखा तो वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता गया, जैसे कि वह महज एक भ्रम हो। जब तक समीर ने वायलेट घोस्ट को पकड़ा तब तक वह बिना किसी निशान के पूरी तरह गायब हो चुका था। समीर ने जल्दी से अपने चारों ओर नजर घुमाई। वह सदमे और अविश्वास से भरा हुआ था। केवल शैडो एलिमेंट का उपयोग करने वाले व्यक्ति ही बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उसके आसपास कोई शैडो नहीं थी जिसका उपयोग शैडो मैजिशियन कर सके। ना ही उसके आसपास कोई डार्क मैजिक की उपस्थिति थी। समीर को समझ में नहीं आया कि वायलेट घोस्ट पतली हवा में कैसे गायब हो गया। शैडो एलिमेंट के गायब होने का तरीका धीरे धीरे शैडो में विलीन हो जाना था, लेकिन वह व्यक्ति पूरी तरह से पारदर्शी होने से पहले धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। कमांडर समीर, क्या आप ठीक है? जियांगलिन ने पूछा। मैं ठीक हूँ, समीर ने जवाब दिया। बेहद से लोगों ने समीर के इर्द गिर्द लगातार तैरते धूल के कणों पर ध्यान नहीं दिया। ये धूल के कण रेत के कणों के 10वें हिस्से के बराबर थे। वे सामान्य धूल की तरह ही दिखते थे। जब वे एक ही स्थान पर इकट्ठा नहीं होते तो उन्हें नोटिस करना मुश्किल होता। यह समीर का डोमेन था, धूल डोमेन। वे छोटे छोटे धूल के कण समीर के डोमेन मैजिक थे। उनमें एक निश्चित लेवल की आत्म जागरूकता थी। जब डोमेन का मालिक खतरे में होता तो ये धूल के कण तुरंत उसकी रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल बना देते। वायलेट घोस्ट को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि समीर में इतनी असाधारण क्षमता होगी। उसने मान लिया था कि उसका घात सफल होने वाला है, फिर भी वह अपमानित होकर भाग गया। वायलेट घोस्ट एक हत्यारा प्रकार का मैजिशियन था। अपने प्रयास में विफल होने के बाद उसे भागना पड़ा। उसने देखा था कि कैसे समीर ने अपने विंड एलिमेंट से ब्लू डिकन को तुरंत मार डाला। वायलेट घोस्ट इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि हवा के वार का सामना कर सकता है या नहीं। उन सबको मार डालो, मैं देखना चाहता हूँ कि वे कितने दिन टिकते हैं। वायलेट घोस्ट एक सुरक्षित स्थान पर भाग गया। वह अब खुद को उजागर नहीं करना चाहता था। वह इसके बजाय अपने आदमियों को भेज रहा था। शैतान नगरी के पास बेहद सारे लोग थे। वायलेट घोस्ट आसानी से उनकी संख्या का दुरुपयोग कर सकता था और शैनमू कीप की रखवाली करने वाले लोगों को बाहर निकाल सकता था। वह युद्ध के दौरान फिर से अटैक करने के लिए और अधिक अवसरों की तलाश कर सकता था। दीवार पर अलग अलग स्पेल एक दूसरे से टकराते रहे। शैतान नगरी की कुल ताकत बेहद ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके पास डार्क बीस्ट मॉन्स्टर थे। डार्क बीस्ट मॉन्स्टर दीवार के ऊपर पहुंच गए। वे स्वर्ग के दायरे से दबे नहीं थे और दीवार के रक्षक उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। आह! पीड़ा भरी चीख के साथ जियांगलिन के ऑर्डर के तहत एक एनफोर्सर की समीर और जियांगलिन से 50 मीटर से भी कम दूरी पर बेरहमी से हत्या हो गई। वायलेट घोस्ट ने एनफोर्सर के शरीर को पास के शापित जानवरों पर फेंक दिया और एक भयानक मुस्कान के साथ समीर और जियांगलिन को देखा। वह उस सुरक्षात्मक डोमेन के साथ समीर को खत्म करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन वह अभी भी उन सैनिकों और एनफोर्सर को मार सकता है जो बाकी लोगों की तुलना में अधिक मजबूत नहीं है। उनकी मदद के बिना समीर शैतान नगरी के इतने सारे मेंबरों के खिलाफ किले की रक्षा नहीं कर सकता। लानत है! जियांगलिन गुस्सा हो गया। उसे वायलेट घोस्ट से मरते दम तक लड़ने की इच्छा हो रही थी। मरने वाला एनफोर्सर एक बेहद प्रतिभाशाली न्यू कैंडिडेट था, जिससे जियांगलिन को बेहद उम्मीदें थी। युवा भर्ती उसके जितना ही भावुक था और उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली। जियांगलिन उसे बड़ा होते देखने के लिए उत्सुक था। जियांगलिन को लगा कि उसकी छाती फटने वाली है जब उसने देखा कि शापित जानवर उस युवा को खा रहा है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।